अक्टूबर की घटनाचक्र करंट सीरीज में 2 लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब ये तीसरी क्लास है हमारी आज की। तो इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? इसमें संक्षिप्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। संक्षिप्तियों की क्लास में देखिए, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजनाएं, परियोजनाएं, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार और जो भी डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पर इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, चर्चित व्यक्ति में देख लेते हैं। पहले डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में देख लेते हैं। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब इन्हें देखिए, इन्हें 1967 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, 1972 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था और 1989 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। क्लियर है? ये पूछा जा सकता है डिटेल में यूपी में कहीं भी कि इन्हें कब कौन सा अवार्ड मिला था। उसके बाद में 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। उसके बाद ये 2004 से लेकर 2006 तक राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे व्यक्ति हैं सर माइकल जॉन ये गैम्बोन। तो ब्रिटिश के अभिनेता थे, इनका भी हाल में निधन हो गया है। तीसरे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं थर्मन षणमुगरत्नम। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अभी जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। किसका स्थान लिया इन्होंने? हलीमा याकूब का स्थान लिया है। चौथे एक व्यक्ति हैं फ्रैंक रूबियो। तो इन्होंने अंतरिक्ष में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने का अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री यो बनी है। ठीक है, तो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा दिन जो है कितने 371 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं, तो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं धनंजय जोशी। धनंजय जोशी को जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन यानी कि डीपा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? धनंजय जोशी को। नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मी झा। तो ये बिहार की रहने वाली हैं। इन्होंने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात, ये माउंट अरारात को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है। तो आपको पता होना चाहिए तुर्की के माउंट अरारात। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट अरारात का संबंध किस देश से है? तो तुर्की का संबंध है। कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली बिहार की है। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी झा नाम है। नेक्स्ट चलते हैं अल नयादी। ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अंतरिक्ष यात्री बने हैं अल नयादी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर सबसे अधिक दिन बिताने वाले अरब के यात्री बने हैं। पहले हमने देखा टोटल मतलब सबसे ज़्यादा दिन बिताए थे किन्होंने? तो फ्रैंक रूबियो ने। ये अमेरिका के रहने वाले हैं मतलब। और वही बात क्या है अरब यात्री की? तो ये कौन है? अल नयादी नाम है इनका। तो इन्होंने 186 दिन बिताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं सातो किलमेन। सातो किलमेन वनुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट चलते हैं एन बलारमड्डी। बलारमड्डी कौन है? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली इसरो की वैज्ञानिक का इनका जो निधन हो गया है। तो इन्हें 2015 में तमिलनाडु सरकार द्वारा पहले अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश नाम्बियार के बारे में देख लेते हैं हम। इन्हें जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है R माघवन के बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक। इन्हें जो है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। क्या नाम है इनका? R माघवन नाम है। नेक्स्ट चलते हैं जया वर्मा सिन्हा। तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार जो ग्रहण किया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, इनका नाम देख लो एक बार, जया वर्मा सिन्हा है इनका नाम। इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। तो पहली देखिए, पहली महिला या हो पहले ट्रांसजेंडर, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। रमेश कुंतल मेघ। तो ये वरिष्ठ ये साहित्यकार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध पूछ लिया था कि इनका संबंध किससे था? तो ये साहित्यकार थे ये। इनकी पुस्तक का क्या नाम क्या था? विश्व मिथ का सरित सागर के लिए 2017 में सम्मानित मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शक्तिकांत दास के बारे में देख लेते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान इन्हें जो दिया गया है। किसको? शक्तिकांत दास को। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग भी दी गई है। नेक्स्ट है क्लेयर ये कार्टिन्हो। तो ये इन्होंने ब्रिटेन में जो है ऋषि सुनक के मंत्रिमंडल में ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो
राज्य सचिव का पदभार जो ग्रहण किया है। आगे हैं गीतिका श्रीवास्तव, यानी कि इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त की गई है। कौन? गीतिका श्रीवास्तव को। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। इनको जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी का अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने आदर्श कुमार का स्थान लिया है। क्या नाम है इनका? एक बार नाम देख लो। इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, नाम है इनका प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के ये जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं, एनजीटी के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन बनाए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। सचिन तेंदुलकर को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट है हुन मैनेट, ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री का पदभार जो इन्होंने ग्रहण किया है। किन्होंने? हुन मैनेट ने। अगले चलते हैं नीलकंठ मिश्रा, ये देख लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडी के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में अमित अग्रवाल जो है इसके सीईओ हैं यूआईडीआई के। नेक्स्ट चलते हैं जॉन एडवर्ड वार्नॉक, ये कौन है? ये अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इनका निधन हो गया है। आगे चलते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। इनका निधन हो गया है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी और 91 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। अनवरुल हक के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अनवरुल हक। नेक्स्ट चलते हैं विकास सिन्हा के बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी का निधन हो गया। तो ये क्या थे? परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। संजय कुमार अग्रवाल का देख लेते हैं। तो संजय कुमार अग्रवाल जो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर विजय कुमार, ये सारस्वत को देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक, रक्षा विशेषज्ञ, नीति आयोग के सदस्य, डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक। इन्हें जो क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एडमिरल लिसा फिचेटी कौन है? तो इन्हें जो है अमेरिकी नौसेना संचालन की उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, एडमिरल लिसा फिचेटी को। नेक्स्ट चलते हैं निशा देसाई बिस्वाल कौन है? तो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ, USAIDFC की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। कौन? निशा देसाई बिस्वाल। रुचिरा कंबोज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता संभाली इन्होंने, ये रुचिरा कंबोज ने। उच्चतम न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश आए, देख लेते हैं कौन कौन है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये उज्जल भुइया तथा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वेंकट नारायण है। ठीक है, इनको जो है मुख्य न्यायाधीश, ये मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया है। प्रीति अल गायन देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस जो कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया आईआईटी जंजीबार कैंपस तंजानिया में खोला गया है। तो इसका निदेशक नियुक्त किया गया है प्रीति अल घायम को। और नेक्स्ट चलते हैं अमित कुमार नेगी, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। तो इन्होंने ईरान में के सबसे ऊंचे पर्वत थे नहीं अभी हैं शिखर दामाबंद की चढ़ाई करने में सफलता हासिल की है। तो बिहार वाले का भी आपको नाम याद रखना और ये हिमाचल वाले अमित कुमार नेगी का भी आपको नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राहुल नवीन, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय आए दिन चर्चा में रहता है ईडी। तो भैया ईडी के निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो राहुल नवीन नियुक्त किए गए हैं। थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रजनीश कुमार, मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। निहार मालवीय, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष बने कौन? श्रीनिवासन के स्वामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मनीष देसाई, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया इन्होंने। मनीष देसाई ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यायमूर्ति NV रमन्ना, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिंगापुर इंटरनेशनल ये मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कौन? NV रमन्ना। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री देख लेते हैं। तो श्रेथा
थावीसीन जो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, रमन सुकुमार जो है प्रसिद्ध भारतीय पर्वतविद जो है IPCC कार्य समूह के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। डॉक्टर रामी रेड्डी भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर रेड बकलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। वैभव तनेजा भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्ताधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो आप पता होना चाहिए वैभव तनेजा। ये गुम्मादी विठल राव गदर प्रसिद्ध तेलुगु मतलब लोक गायक थे, इनका निधन हो गया है। बाकी और इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें, देखिए विजय सांपला अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, विजय सांगला ने। नेक्स्ट प्रोफेसर गणेशन कन्नीवीरन तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC के नए निदेशक नियुक्त किए हैं। तो NAC का क्वेश्चन पूछ लिया था बार बार, तो NAC का निदेशक कौन है? गणेशन कन्नावीरन है। नेक्स्ट है जयंत सावरकर मराठी और हिंदी फिल्मों के वरिष्ठ अभिनेता का निधन हो गया, जयंत सावरकर नाम था इनका। काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान झिंगरान नॉर्थ चैनल को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनेंगे आयुष्मान ये झिंगरन। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इनका नाम है सुनीता अग्रवाल। राकेश पाल को देख लेते हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए राकेश पाल। टी प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है इनको, टी प्रदीप को। अंजलि सूद के बारे में देख लेते हैं। फॉक्स कॉरपोरेशन की वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप टूबी की नई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त हुए अंजलि सूद को। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि नाटो के महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोलटेनबर्ग जो है ये नाटो के महासचिव हैं अभी। नेक्स्ट चलते हैं, आरपीएफ का महानिदेशक देख लेते हैं। मनोज यादव को आरपीआई का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये मंगला नल्लीकर प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, इनका निधन हो गया है। साबकत मिर्जियोयेव जो है इनको उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया है। एडगर रिंकेविक्स लाटविया के 11वें राष्ट्रपति हैं। ये देखिए अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री थे, क्या नाम था इनका? एनरिक तायान, तो भारत की यात्रा पर रहे थे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है समीना सिंह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया इनको, समीना सिंह को। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब कुछ चर्चित स्थल देख लेते हैं, कौन से चर्चित स्थल जो न्यूज़ में रहे थे। बीना आप जानते हैं सब, बीना कहाँ पर है? ये बीना मध्य प्रदेश में। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने इस नगर में BPCL की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने? नरेंद्र मोदी द्वारा। तो कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है देहरादून का, देख लेते हैं। देहरादून में क्या है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसका? विद्या समीक्षा केंद्र का। नेक्स्ट है मोरक्को का, देख लेते हैं। मोरक्को में क्या हुआ है? हाल ही में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। क्लियर है? इसका भूकंप का केंद्र क्या था? माराकेश इसका केंद्र था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये आपको ना सिर्फ मोरक्को के आसपास में जो भी बॉर्डर कंट्री शेयर करते हैं उनका सबका पता होना चाहिए आपको। ठीक है। नेक्स्ट है लीबिया के बारे में देख लेते हैं। इस देश में डेनियल तूफान और भयंकर बाढ़ के कारण भीषण तबाही मची है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेनियल तूफान किस देश में आया? तो लीबिया में आया था ये। इससे सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित कौन सा हुआ है? एक डेरना शहर है, डेरना शहर सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। बेंगलुरु देख लेते क्यों चर्चा में रहता। कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड यानी भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया। अंडरग्राउंड जो है भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया है इधर। नेक्स्ट चलते हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किए जाने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है लुइसविले केंटकी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इस शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बलमापुर देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तमिलनाडु के थोडी रामनाथपुरम में स्थित इस स्थल में
बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी है। तो पूछा जाता है आपसे बलमापुर कहाँ पे है? तो बलमापुर इधर है, मतलब कहाँ पे? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट नई दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। नई दिल्ली में भारत के इस राजधानी शहर में स्थित गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है अभी। इसका नाम क्या रहा? गांधी वाटिका इसका नाम रखा गया है। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक द्वारा इस भारतीय राज्य में गोरिल्ला ग्लास निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है रायपुर। तो रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो इस शहर में ब्रह्मा कुमारीज की थीम ऑफ द ईयर, सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज का राज्य स्तर पर शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया यानी कि पोशाक एक लंबा ढीला मतलब बुरखा टाइप का होता है जिसमें कवर किया जाता है, पहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहाँ पे? फ्रांस में लगाया गया है ये। ये त्रिवेंद्रपुरम की बात कर लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? ये त्रिवेंद्रपुरम में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अयोध्या के बारे में देख लेते हैं। आप सब जानते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इस जिले में देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनाया जाए। कहाँ पे? अयोध्या में। नेक्स्ट चलते हैं पार्वतीपुरम मान्यम क्या है? देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के इस जिले के सालारू में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब आधारशिला रखी है। कहाँ पे? ये पार्वतीपुरम मान्यम में। बेंगलुरु को देख लेते हैं एक बार। अश्वनी बेसवर द्वारा कर्नाटक के इस शहर में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया है। ये क्वेश्चन जो है अभी राजस्थान PCS में RPSC में पूछा गया था। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। ये L&T द्वारा उद्घाटन ये बनाया गया है। ये बाढ़ देख लेते हैं। RK सिंह द्वारा बिहार के पटना जिले के इस नगर में स्थित NTPC की बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये बाढ़ पानी वाली बाढ़ नहीं है, ये बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना है। बिहार में 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं सागर के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इस जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है और राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगरा के बारे में देख लेते हैं। इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली आगरा में। कोट्टूर तिरुवनंतपुरम के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार द्वारा केरल के इस शहर में स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रो ग्रिड की स्वदेशी तकनीक का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आदि चनलूर के बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के इस थूथुकुडी जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। लुम्बिनी के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा नेपाल में स्थित महात्मा बुद्ध की इस जन्मस्थली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर केंद्र के निर्माण हेतु भूमि पूजन का मतलब आयोजन किया गया है। कहाँ? लुम्बिनी में। इराक के बारे में देख लेते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ में रहती है उसके देखिए चाहे तो आपका वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसको डायग्राम में जरूर देखा करें। जैसे इराक का है। इराक में क्या रहा था कि स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में ट्रोकामा को ख़त्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश है इराक। रामेश्वरम के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित इस तीर्थ नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक डॉक्टर YS राजन और डॉक्टर APJM नाजिमा मरेकर द्वारा लिखी गई है। तो इनके राइटर का नाम भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेंगलुरु फिर चर्चा में। कर्नाटक में स्थित यह शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी कि WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वेनिस के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा इटली में स्थित इस नगर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है वेनिस को। खजुराहो के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के इस शहर में RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा
ऐप जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कुरनूल। कुरनूल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश का शहर है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है ये अनावरण किया गया है, यानी कि शिलान्यास किया गया। 108 फीट ऊंची प्रतिमा किसकी? भगवान श्री राम की। कहाँ पर? कुरनूल, ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं इटली के बारे में। देश में बीसी यशवंत खाड़गे सुडियाल मेमोरियल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट कोच्चि के बारे में देख लेते हैं। केरल स्थित इस शहर में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है रशिया के बारे में देख लेते हैं। इस देश में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लागू किए जाने से संबंधित कानून पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है प्रयागराज से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायु सेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शनी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है 8 अक्टूबर 2023 को। तो देखिए इसमें अब तक की न्यूज़ है, यानी कि 10-15 अक्टूबर तक की न्यूज़ है इसमें। आज 19 अक्टूबर है। अगरतला के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा त्रिपुरा के इस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? अगरतला में। अब कुछ पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। तड़ेपनमा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये वहीदा रहमान को दिया गया है। मतलब घोषणा कर दी तो अब जो है दे भी दिया है, कल जो है दे दिया गया था वहीदा रहमान को। तड़ेपरमा दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये वहीदा रहमान को दिया है। यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये आशा पारिक को दिया गया था। अभी ये तड़ेपरमा है, ये तो पता होना चाहिए आपको। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म कौन सी है? देखिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मलयालम फिल्म 2018 एब्रीन एज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। यह फिल्म जो 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की घोषणा कर दी गई है। इसमें अब 4 श्रेणियों में दिया गया: विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है स्वाति नायक को, ये नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23 के देख लेते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसमें प्रथम पुरस्कार जो मिला है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मिला है। द्वितीय पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला है। इसमें 2 पुरस्कार देख लो, काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की श्रेणी में देख लेते हैं। क्या क्षेत्र में किसको मिला है? गेल इंडिया को। और ख्या क्षेत्र में भारतीय निर्यात गारंटी मतलब ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को। और गैर क्षेत्र में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को मिला है। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के बारे में देख लेते हैं। ये प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को दिया गया है। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। तो यह जो है 7 श्रेणियों में दिया जाता है। किसके द्वारा? CSIR के द्वारा दिया जाता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में अश्विनी कुमार को दिया गया है। और डॉक्टर मणिका सब्बा रेड्डी को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अकट्टू टी बाजू को दिया गया है। और डॉक्टर देवव्रत मेथी को दिया गया है। ये ज़्यादा मतलब सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 के बारे में देख लेते हैं। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान ये प्रदान किया गया है। बाकी किसको दिया गया है तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि में नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को, ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। अब ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार बार पूछ रहे थे। 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ये ऑन्कोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया जाएगा इसमें। और दूसरे कौन है? कोरबी रक्षन को दिया जाएगा, बांग्लादेश के। यूजेनिया लेमोस को तिमोर लेस्टे के हैं। और मेरियम कोरोनल फेरर को ये फिलीपींस के हैं। तो आपको भारत का जरूर याद रखना चाहिए। डॉक्टर कौन है? आर रवि कन्नन को दिया जाएगा ये।
मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 के देख लेते हैं। तो राजस्थान की प्रवणा ये अंजना ने जीता है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023। नेक्स्ट चलते हैं, मिस दिवा यूनिवर्स कौन है? तो ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं श्वेता शारदा। मिस अर्थ इंडिया कौन है? तो ये जो है राजस्थान की रहने वाली है प्रियन सेन, इन्होंने जीता है ये मिस अर्थ इंडिया। तो इनके नाम में आप कन्फ्यूज मत होना। 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी ए नवी इफेक्ट को दिया गया है ये। इसके निर्देशक कौन है? आर माघवन है। और बाकी क्या पूछा जाता है? बाकी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछी जाती है, सरदार उधम है ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? निखिल महाजन है। द होली वाटर मराठी फिल्म है, इसको मतलब मिला है इनके। अभिनेता कौन है? अल्लू अर्जुन अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट है। सहायक अभिनेता ये गंगूबाई के लिए मिला है, तथा कीर्ति सेनन, दो हैं इसमें। सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं। बस इतना काफ़ी है इसमें। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 किसको मिला है? तो राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान बनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21। नेक्स्ट देखते हैं, वीरता पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृत किया गया है। कीर्ति चक्र देख लेते हैं, इसमें दिलीप कुमार दास को मिला है, ये मरणोपरांत दिया गया है। राजकुमार यादव को मरणोपरांत दिया है, ये बबलू राभा को मरणोपरांत दिया है, और शंभू राय CSF मरणोपरांत दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लोकमान्य तिलक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड जो दिया गया है। नेक्स्ट है 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान जो है किसको दिया गया है? तो प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को ये प्रदान किए जाने की घोषणा की है इस अवार्ड की। नेक्स्ट चलते हैं, पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये जो है रतन टाटा को मतलब ये दिया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 तो राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को जो है दिया गया है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अभय कुमार को दिया गया है। नेक्स्ट योजना और परियोजना देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। IB साथी पहल क्या है ये? तो इंडियन बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाओं में सुधार हेतु इस पहल को शुरू करने की घोषणा की गई है। IB साथी यानी कि इंडियन बैंक, I से I, B से बैंक, I से इंडियन, B से बैंक, तो इंडियन बैंक द्वारा मतलब सेवा में सुधार करने हेतु ये पहल दी गई है। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है सितंबर 2023 में। इस योजना में पहले चरण में क्या होगा? सरकार ने 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने हेतु लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर सब्सिडी 3 चरणों में दी जाएगी। पहले तो गाय के मतलब खरीदने पर उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में 10 मंडल मुख्यालयों में मतलब ये योजना मतलब लाई गई है। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। तो ये कौन सी सरकार द्वारा लाई गई? मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा लाई गई है ये योजना। तो इसमें क्या है? आवास योजनाओं में योजनागत विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा को लाभ मिलने से छूट गए परिवारों को आवास प्राप्त किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY। तो इस योजना में 3 सफल वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस अवसर पर मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 6 महीने तक संचालित होने वाले एक अनूठे कार्यक्रम मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे कहाँ? इंदौर में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY। तो इस योजना को 3 वर्ष की अवधि तक मतलब 2023-24 से 2025-26 तक विस्तार करने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 75 लाख अतिरिक्त LPG कनेक्शन जारी किए जाएंगे। कितने? 75 लाख। अब कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10.35 करोड़ हो जाएगी। कितने? 10.35 मतलब करोड़, तो मतलब 10.5 करोड़ के लगभग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, E-कोड परियोजना का तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए वित्तीय वर्ष मतलब इसमें 2023 में 7210 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन की
4 साल के लिए, मतलब ये जो केंद्रीय योजना के रूप में घोषणा की गई तीसरे चरण की। अब उद्देश्य क्या था इसका, देखिए उद्देश्य है विरासत रिकॉर्ड सहित पूरे न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस न्याय व्यवस्था की मतलब स्टार्ट करना। आकांक्षी नगर योजना क्या है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देश की स्वीकृति दे दी गई है। वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना इसका मेन उद्देश्य है। इस योजना के तहत पहले चरण में कुल 762 नगरीय निकायों में से स्वाकांक्षी नगरीय निकायों का चयन किया जाएगा नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानदंडों के आधार पर। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना आई है 2023 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों के राहत एवं पुनर्वास हेतु इस योजना को लागू करने के लिए निर्णय लिया गया है। तो पूछा सकता है हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है, तो मध्य प्रदेश द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक पेंशन योजना, तो कौन सी सरकार द्वारा लाई, झारखंड में लाई गई है। तो क्या है, ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है सार्वभौमिक पेंशन योजना में। इसमें क्या है कि 1000 रुपये मासिक पेंशन जो दी जाती है। साइबर सुरक्षा परियोजना, महाराष्ट्र मंत्रालय द्वारा राज्य में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जो है इस योजना के लिए 13 रुपये की मंजूरी की गई है। तो साइबर सुरक्षा परियोजना के बारे में पूछा है तो कहाँ, ये महाराष्ट्र द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, मालवीय मिशन क्या है ये, तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 5 सितंबर 2023 को। तो ये क्या है, मालवीय मिशन। मालवीय मिशन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। इसके तहत देश भर में 111 मालवीय मिशन केंद्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों के 15 लाख शिक्षकों की क्षमता निर्माण में सहायता की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत NCAP। तो क्या है, तो इस कार्यक्रम में 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सुरक्षा मानदंडों को बढ़ाकर मतलब सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अवलेश कुमार शर्मा द्वारा केरल के कोची स्थित माकेर गांव में आयोजित समारोह में इसका शुभारंभ किया गया है ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम का। नेक्स्ट चलते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। तो ये इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया 15 अगस्त 2023 को। क्या है, इसमें राज्य के 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रत्येक महीने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम को 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत क्या है, प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को एवं छात्राओं को तथा दूसरे चरण में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में 40 लाख, दूसरे चरण में 80 लाख। उसके साथ ही अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों को 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही स्मार्टफोन दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स बिल्डिंग फ्यूचर्स स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, किशन रेड्डी और राजीव चंद्रशेखर द्वारा नई दिल्ली में उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक मजबूत कौशल केंद्रित और उद्योग के लिए तैयार परिस्थिति तंत्र बनाने हेतु इस विशेष कौशल पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह ज्योति योजना। ये किस स्टेट से संबंधित है, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक द्वारा संबंधित है। कर्नाटक द्वारा कलबुर्गी में इस योजना को औपचारिक रूप से घोषणा की गई है। इसमें क्या है, देखिए राज्य में घरों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, भारत नेट योजना। ये क्या है, देश के 6.4 लाख गाँव में अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु इस योजना के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, सीकर कहाँ पे, राजस्थान में परियोजना को शिलान्यास किया गया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। इसमें 1.25 लाख से अधिक PM किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित करना, सल्फर के लिए लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च करना। देखिए यूरिया गोल्ड का क्वेश्चन अभी RPSC में पूछा गया था, RPSC में यूरिया गोल्ड का क्वेश्चन पूछा गया था। डिजिटल कॉमर्स पर ओपन नेटवर्क पर 1600 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल करना, 8.5 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की
मतलब 14वीं किस्त जारी करना। नेक्स्ट चलते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस अनूठी पहल का शुभारंभ किया गया है, मेरा गांव मेरी धरोहर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये इस क्वेश्चन को पूछा गया कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत यह योजना लागू की गई है, मेरा गांव मेरी धरोहर। तो डायरेक्ट मंत्रालय पूछ लेता है इसमें। नेक्स्ट है, खेत सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, खेत सुरक्षा योजना की। तो इसमें क्या है, इस योजना के तहत खेत की मेड़ों पर जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग यानी कि सौर बाड़ जो है लगाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, पशुधन क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे पहली ऋण गारंटी स्कीम जो लाई गई है, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जीर्णोद्धार हेतु यह स्कीम जो लॉन्च की गई है। इसमें क्या है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत क्रेडिट गारंटी योजना पशुधन क्षेत्र में भी लागू की जाएगी। इस स्कीम को प्रचलनगत करने हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग ने 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। तो ये डायरेक्ट आपसे पैसे पूछ जा सकते हैं, कितने रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड है। जो पात्र ऋणदाता संस्थाओं द्वारा एमएसएमई को प्रदत्त ऋण सुविधाओं के 25% तक को क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन अभियान देख लेते हैं। ऑपरेशन सजग ये क्या है, तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर, किसके, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर इधर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसमें कुल 118 पुत्रों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आयुष्मान भव अभियान क्या है, तो ये गांधीनगर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्चुअल रूप से लॉन्च किया गया है आयुष्मान भव अभियान। तो ये क्या है, यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है जो हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य योजनाओं की कवरेज मतलब प्रदान करेगी। वर्ष 2023 क्या है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। तो ये जो है अरब सागर में आयोजन किया गया है इसका। इस अभ्यास का पहला चरण 2023 में मध्य भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का उपयोग करके देश के एक विरासत स्थल को अपनाने और वहाँ सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना है। अपनी धरोहर अपनी पहचान, मतलब इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट चलते हैं, आइस इंडेक्स 2023 क्या है, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। ये कहाँ पर आयोजन हुआ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हर घर तिरंगा अभियान 2023। तो देखिए ये देश भर में चलाया गया 13 से 15 अगस्त के बीच में। मेरी माटी मेरा देश अभियान तो देश भर में आयोजित किया गया 9 से 15 अगस्त के बीच में। इस अभियान के तहत परिकल्पना आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में की गई है। इस अभियान के तहत देश भर में लगभग 7500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम में एकत्रित किए गए। वे इस कार्यक्रम के में अपने ब्लॉक के सभी गाँवों ग्राम पंचायतों से मिट्टी लेकर आए थे और इस अभियान के तहत 1 सितंबर से 30 अक्टूबर 2023 के मध्य अमृत कलश यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2023। तो ये क्या है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया ऑपरेशन है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। नेक्स्ट चलते हैं, नोमैडिक एलिफेंट, ये किसके बीच में, भारत और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण था। उलन बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया नोमैडिक एलिफेंट का। अब कुछ आयोग और समिति देख लेते हैं किसका गठन किसके लिए किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठित की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे, रामनाथ कोविंद। अन्य सदस्य भी शामिल हैं इसमें, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं इसमें, राज्यसभा के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप हैं, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं और पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयोग संजय कोठारी हैं इसमें। अध्यक्ष पूछ रहा था कितने सदस्यीय कमेटी है। नेक्स्ट है, NCERT पाठ्यक्रमों में संशोधन हेतु पैनल बनाया गया है। तो ये पैनल गठित किया गया है, नेपा के चांसलर महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय पैनल समिति के जो अध्यक्ष होंगे। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु एक समिति बनाई गई है। तो इसके कौन है समिति के अध्यक्ष, गीता मित्तल इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के 2 नए सदस्य भी हैं, न्यायमूर्ति शालिनी और न्यायमूर्ति आशा मेनन।
नेक्स्ट चलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन मतलब गठित आयोग की रिपोर्ट आ गई है। तो ये मतलब ये रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जे रोहिणी इसके अध्यक्ष थे। सम्मेलन कुछ समारोह देख लेते हैं। तो 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इडपो द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का। मुख्य विषय क्या था इसका? वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड वाइड ट्रेड। ठीक है, वसुधैव इंडियन मतलब वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड वाइड ट्रेड। नेक्स्ट चलते हैं, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजन किया गया है इसका। नेक्स्ट है UN सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी कहाँ हुई? ये दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। बंगस महोत्सव कहाँ हुआ? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में बंगस महोत्सव आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या था? क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों को अलग अलग तरीके के एडवेंचर मतलब एक्टिविटी करवाना। उद्घाटन किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया था। दिव्य कला मेला मतलब कला मेला 2023 कहाँ पे हुआ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है 15 से 24 सितंबर के बीच में दिव्य कला मेला का। नेक्स्ट चलते हैं, G20 की सतत वित्त कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में सतत वित्त कार्य समूह की बैठक। तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है इसका। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हिंदी शब्द सिंधु और एक ई ऑफिस ऐप की शुरुआत की गई है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 के बारे में देख लेते हैं। शारजा UAE में इसका आयोजन किया गया है। मुख्य विषय क्या था? टुडे रिसोर्सेज टुमारो वेल्थ इसका मुख्य विषय था। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के बारे में देख लेते हैं। जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। मुख्य विषय क्या था? सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करें एवं राष्ट्र को समृद्धि करें। किसानों के अधिकारों हेतु पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत UK 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इस वार्ता में दोनों देशों भारत UK के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की गई है। 8वीं पूर्वी आर्थिक मंच 2023 के बारे में देख लेते हैं। व्लादिवोस्टोक रशिया में इसका आयोजन किया गया है और इसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है इसका आयोजन। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया। मुख्य विषय क्या था? ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल इसका मुख्य विषय था। भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में इसका आयोजन हुआ भारत ड्रोन शक्ति का। नेक्स्ट चलते हैं, संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों की 10वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो ये वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। इसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक की अगली बैठक जो होगी 2024 में कजाकिस्तान में की जाएगी। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 के बारे में देख लेते हैं। मॉस्को रशिया में इसका आयोजन किया गया। इसमें तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा स्थित KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम क्या थी? मुख्य विषय था इसका शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट्स। प्रथम ग्लोबल इंडिया मतलब AI 2023 का सम्मेलन 2023 में हुआ, भारत में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम इसका जो है विषय था। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर में आयोजन हुआ है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत सशक्त नागरिक। G20 की वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये बैठक जो गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी। G20 सांस्कृतिक मंत्री की बैठक कहाँ हुई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ IWVDC का मतलब शुभारंभ को जो कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ पश्चिम बंगाल मतलब कलकत्ता में। G20 सदस्य देशों को समर्पित कला प्रदर्शनी कहाँ पे हुई? पटना बिहार में हुई कला प्रदर्शनी। इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ डिवाइस
डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल। 39वां CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भारत ये इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय की पहल है साइबर सुरक्षित भारत के अंतर्गत। अब ये कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से आयोजित की गई है। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। कहाँ पे, बेंगलुरु, दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव। आदि पेरू कुक उत्सव कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में मनाया गया है। यह मानसून त्योहार है जो तमिल माह के 18वें दिन में यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा साहित्यिक अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एक्सपो 2023 का कहाँ पे हुआ, ये हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। मुख्य विषय क्या है इसका, सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसके जो मुख्य थीम थी। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रोहन बोपन्ना ब्रांड एम्बेसडर है, और शुभकर क्या है इसका, कॉफ़ी स्वामी शुभकर है इसका। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। मुख्य विषय क्या था, अंतर पीढ़ीगत परिवर्तन के शिखर के रूप में महिला नेतृत्व बालक समावेशी विकास, इसका मुख्य विषय था। सिविल 20 भारत शिखर सम्मेलन 2023 का देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ जयपुर राजस्थान में आयोजन किया गया है। थिंक 20 कहाँ पे हुआ, थिंक 20 हुआ कर्नाटक मत के मैसूर में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से भारत मंडप प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला तो नई दिल्ली में लगा था। इसकी थीम क्या थी, राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। सेमिकॉन इंडिया 2023 के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। भारत की सेमी कंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना है इसका मुख्य विषय। मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता 2023 के बारे में देख लेते हैं कहाँ पे हुई है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन ये खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो के बारे में देख लेते हैं कहाँ पे, प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसका अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये हुआ नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी द्वारा रविंद्र भवन नई दिल्ली में किया गया है। G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक और मिशन इनोवेशन बैठक ये कहाँ पर हुई है, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है। इसका स्वच्छ ऊर्जा पर 14वीं मंत्रिस्तरीय और मिशन इनोवेशन बैठक ये गोवा में आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या था, स्वच्छ ऊर्जा को मिलाकर आगे बढ़ना। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। ह्यूमन प्लैनेट फोरम 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क USA में आयोजन किया गया। पुस्तकालय महोत्सव कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव हुआ है। चचिन चराई महोत्सव कहाँ मनाया था, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक हुई है। कहाँ पे, गुजरात में हुई है, गांधीनगर में। इस बैठक में क्या हुआ है, वित्त और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की है। बोनालू महोत्सव का हुआ, बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष मानसून आगमन के साथ ही यह महोत्सव मनाया जाता है। इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या था, कनेक्ट कोलैबोरेट क्रिएट। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में देख लेते हैं। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, पहली बार भारत में ये आयोजन किया जा रहा है इसका। नेक्स्ट बिमस्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 में कहाँ पर हुई, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर S जयशंकर द्वारा। काफ़ी स्पीड से चल रहा, मुझे लगता है कि आप भी थकने के उस पर ही होंगे। भाई थोड़ा सा आराम ले लेके किया करें, मैं तो कंटिन्यू करा रहा है लेकिन आप तो आराम ले लिया करें। नेक्स्ट चलते, मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं विदेश मंत्रीय बैठक कहाँ पे हुई है, ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजन किया गया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मुख्य विषय क्या था, न्यू होरिजन इन इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड सर्विसेज, इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। मुख्य विषय क्या है, ज्येष्ठ आयतनम धर्म जो मुख्य विषय है। नेक्स्ट संधि समझौते देख लेते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
ये नायरा एनर्जी के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय रेल के गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा एयरबेस के मध्य समझौता हुआ है। किसके लिए? हाल ही में एयरबस और टाटा ने बड़ोदरा गुजरात में भारत में C295 विमान का डिजाइन, नवाचार, निर्माण और विकास हेतु एक साझेदारी की घोषणा की है। मेरठ उत्तर प्रदेश में सीवेज उपचार अवसंरचना के विकास के लिए समझौता किया गया है। कहाँ पर? राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन मतलब गंगा मिशन NMCG उत्तर प्रदेश जल निगम और मेसर्स मेरठ STP प्राइवेट लिमिटेड के मध्य नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ है। किसको लेके? ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर नई दिल्ली में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। 3 समझौते हुए हैं इसमें। एक तो डिजिटल भुगतान तंत्र को लेकर, इसमें NPCI और बांग्लादेश बैंक के मध्य समझौता किया गया है पहला। एक अन्य समझौता किया है दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। अगर भारत बांग्लादेश के बीच में आए तो इसमें 2-3 समझौते नए नए डाल दिया करें। तीसरा समझौता हुआ भारत कृषि अनुसंधान परिषद और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद के बीच में, मतलब ये समझौता किया गया है। IIT काउंसिल एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता किया गया है। भारतीय नौसेना मेसर्स और ओवर के मध्य समझौता किया गया है। नेक्स्ट है REC लिमिटेड भारत निर्यात आयात बैंक एक्सिम बैंक के मध्य समझौता किया गया है। इसमें दोनों के मध्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा शताब्दी ऋण समझौता हस्ताक्षर किया गया है। अवधि कितनी? 5 वर्ष की है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण हेतु समझौता किया गया है। किसके बीच में? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य समझौता किया गया है। तेलंगाना सरकार टेब्रिड यानी कि नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी के मध्य समझौता किया गया है। नीति आयोग और UNDP के मध्य समझौता किया गया है। तो किसमें? SDG के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये समझौता हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ नगर विमानन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड केनिया शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य समझौता किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच में, दोनों के बीच में समझौता हुआ है। एशियाई विकास बैंक फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन हेतु 1.2 मिलियन भारतीय रुपये तक का दीर्घकालिक मतलब समझौता किया गया है। ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। किसके बीच में? NHPC लिमिटेड और यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के मध्य समझौता किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नुएवो लियोन राज्य मैक्सिको के मध्य समझौता किया गया है। किस चीज़ के लिए? पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्र में निवेश के लिए। नासा एक्सियोम स्पेस के मध्य समझौता किया गया है। इसके लिए मिशन आदेश पर हस्ताक्षर किया गया है। बाकी छोटे मोटे समझौते पूछे नहीं जाते एग्जाम में। ट्राई C.के मध्य समझौता हुआ। भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड प्राधिकरण ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. के मध्य दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग तंत्र विकसित करने हेतु समझौता किया गया है। 106 समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग और लेम रिसर्च इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं? फ्रांस में UPI के प्रयोग के लिए समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय और FSI के मध्य समझौता किया गया है। नेक्स्ट कुछ संघ और संगठन जो देख लेते हैं। पेप्सिको इंडिया के बारे में देख लेते हैं। खाद्य एवं पेय पदार्थ कंपनी द्वारा 778 करोड़ रुपए के निवेश के आसाम के नलबाड़ी में अपना पहला खाद्य निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। पेप्सिको के द्वारा कहाँ पे? आसाम में। तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हरित जलवायु कोष के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटेन द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु इस कोष के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है राज्य जलवायु कार्रवाई प्रकोष्ठ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक प्रकोष्ठ के गठन की मंजूरी दी गई है, यानी कि राज्य जलवायु कार्रवाई प्रकोष्ठ SCAC। नेक्स्ट इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। तो भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI अकादमी आधारित तौर पर इस नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो ये 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2019 में आया था। ONGC विदेश लिमिटेड जो है इसे मिनीरत्न
सीपीआई से नवरत्न सीपीआई के रूप में मंजूरी दे दी गई है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत यह महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एशिया ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला भारत का पहला सदस्य बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एचडीएफसी के बारे में देख लेते हैं। एचडीएफसी द्वारा अपनी मूल कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ रिवर्स विलय के बाद यह बैंक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण एम कैप को पार कर गया है। तो इसके साथ यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। अब कुछ विधि न्याय देख लेते हैं कौन कौन से ये संविधान संशोधन लाए गए। स्थानीय प्राधिकरण कानून संशोधन लाया गया गुजरात द्वारा। ये इसमें क्या है कि इसमें ओबीसी के लिए पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निकायों, स्थानीय निकायों में 27% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड यानी कि NJDJ पोर्टल में शामिल हो गया है। मतलब नेक्स्ट है ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति दे दी गई है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भेषजी यानी कि फार्मेसी संशोधन अधिनियम 2023। तो इन्हें किसको संशोधन किया? 1948 के एक्ट को संशोधन किया है इसने। नेक्स्ट चलते हैं वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। तो इसने वन संरक्षण संशोधन कौन से में किया? 1980 में संशोधन किया है। इसके तहत क्या है? हरित कवरेज बढ़ाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने और कृषि वानिकी का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में वनों के बाहर वनीकरण एवं वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छूटें प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। बाकी कुछ अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। वर्ष दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या? सीधा चेंज मुख्य विषय था। बाकी ओजोन परत का इंपॉर्टेंट रहता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या था इस बार की? तो मॉनिटर प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस देख लेते हैं। 15 सितंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या था? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इंजीनियरिंग डे कब मनाया था? 15 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस देख लेते हैं 8 सितंबर को। इस बार की थीम क्या थी? परिवर्तनकारी दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना, स्थायी और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार मनाया जा रहा है। तो 7 सितंबर 2023 को मनाया गया है। तो स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, मतलब स्वच्छ वायु के लिए साथ टुगेदर फॉर क्लीन एयर की थीम थी इस बार की। तो छठा राष्ट्रीय पोषण माह कब से? 1 से 30 सितंबर तक। थीम क्या थी? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, क्योंकि क्या हुआ था कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की गई थी। तो इसलिए 23 अगस्त को क्या होगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। विश्व जल सप्ताह देख लेते हैं। 20 से 24 अगस्त को मनाया गया है। तो सीड्स द चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर ए वाटर वाइज वर्ल्ड। विश्व मानवतावादी दिवस क्या है? 19 अगस्त 2023 को मनाया गया है। इस दिवस की मतलब टैगलाइन क्या थी? नो मैटर व्हाट। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 22 अगस्त 2023 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर। नेक्स्ट देखते हैं नमा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो इस दिन क्या था? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी 7 अगस्त को। ये यूपीएससी में भी 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में देश के लिए एक पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं विश्व स्तनपान दिवस के बारे में देख लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया। मुख्य विषय क्या था? लेट्स मेक्स ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ये मतलब वर्क ये दोबारा वर्क हो गया भाई। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस जो 30 जुलाई 2023 को मनाया गया। मुख्य विषय क्या था? तस्करी के लिए पीड़ित तक पहुँचे, किसी को भी पीछे न छोड़ें। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस, तो 22 जुलाई 2023 को मनाया गया। लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम थी। अब कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर। बाकी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 दिसंबर।
विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व उद्यमिता दिवस 21 अगस्त, हाथी दिवस इंपॉर्टेंट है 12 अगस्त, विश्व जैव विविधता दिवस 10 अगस्त, शेर दिवस 10 अगस्त, हिरोशिमा दिवस जो 6 अगस्त को मनाया जाता है, अर्थ ओवर शूट डे ये 2 अगस्त 2023 को मनाया गया। बाकी देखते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, 24वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रोविशन डे 25 जुलाई को मनाया जाता है, आयकर दिवस 24 जुलाई 2023 को मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट डे हैं, झंडा अंगीकरण दिवस जो 22 जुलाई को मनाया जाता है, 22 जुलाई 1947 को झंडा का अंगीकरण किया गया था। चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो देख लेते हैं। नेशन कलिंग पुस्तक है जो सोनल गोयल द्वारा लिखी गई है। माई फर्स्ट गाइड टू फर्स्ट एड ये कायराना जैन द्वारा लिखी गई है। फायर ऑन द गंगाज, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राधिका अयंगर द्वारा लिखी गई है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, तो ये अमृत माथुर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है व्हेन पैरेलल माइंड्स मीट, तो ये श्री एस श्रीधरन पिल्लाई द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, ये श्रीधरन पिल्लाई द्वारा लिखी गई है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, तो ये विपुल रखी द्वारा लिखी गई है। द हिडन हिंदू, ये अक्षत गुप्ता द्वारा लिखी गई है। मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा, ये मिनहाज मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। द आर्ट ऑफ हैबिटेज, ये लिखी गई है गौरांग दास द्वारा। द यंग मैन एनी एरनॉक्स द्वारा लिखी गई है। न्यू मिलेनियम वॉइस जो है एलेक्स काजमी द्वारा लिखी गई है। द फिनिक्स क्राउन, ये कैटी क्वीन ऑफ जनी जोंग द्वारा लिखी गई है। द रिवर वी रिमेंबर विलियम केंट यो क्रूवर द्वारा लिखी गई है। द रनिंग ग्रेव रॉबर्ट गैल्ब्रेंथ द्वारा लिखी गई है। होलियो स्टीवन किंग द्वारा लिखी गई है। द लॉन्ग गेम एलिना ऑर्मेस द्वारा लिखी गई है। कुछ और देख लेते हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो कहाँ पे, तो नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ से इस बस को हरी झंडी दिखाई गई, किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी द्वारा। नेक्स्ट है तेजू हवाई अड्डा, तो यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश के तेजू शहर में स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना की खोज की गई है, कहाँ पे, जाम्बिया और तंजानिया की सीमा के तट पर। आरोग्य मंथन कार्यक्रम क्या है, 2 दिवसीय कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है वीरंगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे, मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मिथुन क्या है, भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली इस महत्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति को आधारिक तौर पर खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। नेक्स्ट चलते हैं, किसान ई मित्र के बारे में देख लेते हैं। किसान ई मित्र जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान PM किसान योजना के लिए है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चैट बोर्ड जो लॉन्च किया गया है। तो यह केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को एक साथ एकीकृत पहला AI ये चैट बोट है ये। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो IRF द्वारा प्रकाशित की गई है। दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद गैंडों के अवैध शिकार से होने वाले विनाशकारी क्षति से परेशान है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में लगातार अवैध शिकार के बावजूद काले गैंडों की आबादी बढ़ रही है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। ट्रूनेट टेस्ट क्या है, तो ये ICMR द्वारा केरल में निपा संक्रमण का पता लगाने के लिए टेस्ट को मंजूरी दी गई है। ट्रूनेट टेस्ट इसका नाम रखा गया है। संविधान सदन के बारे में देख लेते हैं। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है संविधान सदन। बेनेडियम की खोज की गई है कहाँ पर, गुजरात में इस दुर्लभ धातु की खोज की गई है। पुस्तक पीपुल्स G20, तो भारत की G20 अध्यक्षता पर आधारित ई पुस्तक का अनावरण किया गया है। 3 खंडों में है ये। पहला खंड नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के दौरान आयोजित की गई G20 सम्मेलन से संबंधित है। दूसरा खंड शेरपा और वित्त ट्रैक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रक्षा अधिकरण परिषद द्वारा इस मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। ये कैसी मिसाइल है, यह कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली, कैसे, हवा से सतह पर, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो इस मिसाइल को ALH MK4 हेलीकॉप्टर द्वारा तैनात किया जाएगा, हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल को दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ भारत की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। गौनडीप 5th क्या है, पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त रूप से अभ्यास आयोजित किया गया है।
नेक्स्ट है व्यापार कल्याण दिवस। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो यूपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। झींगा फसल बीमा योजना क्या है? तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा गुजरात के नवसारी में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। यह बीमा योजना ICAR CIBA के सहयोग से कृषि बीमा कंपनी द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल क्या है? देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ यह कार्मिक रूप से लॉन्च किया गया है। तो लोगों के बीच में चुनावों को लेकर जागरूकता फैलाने और युवा मतदाता को प्रेरित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा ये जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 क्या है? तो वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बेंगलुरु में इस बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को उड़ाया मतलब बम से नहीं उड़ाया, मतलब उड़ाया मतलब ये चलाया है इसको। तो CSIR प्राइमा ये 8011 क्या है? तो यह पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लैश फ्यूल व्हीकल मतलब ये लॉन्च किया गया है। तो यह टोयोटा कॉलिस्कर मोटर द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आसाम में नए जिले और उपजिलों का गठन किया गया है। कितने? 4 नए जिले और 81 उपजिलों के गठन की मंजूरी दे दी गई है। 4 नए जिले कौन कौन से? होजाई, बिस्वनाथ, ये तामुलपुर और बजाली हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मोहाजिर 10 क्या है? तो ईरान द्वारा इस ड्रोन का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम है मोहाजिर 10। 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने वाला यह ड्रोन 2000 किलोमीटर तक पार करने में सक्षम है। डॉर्नियर 228 क्या है? भारत ने यह समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंपा है। डॉर्नियर 228। पोत विंध्यगिरि क्या है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता में स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A के तहत इस पोत का शुभारंभ किया गया है। तो यह जो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो छठा स्टील फ्रेगेट युद्धपोत है। नेक्स्ट चलते हैं, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक कहाँ पे बनाया? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ये इफ्को नैनो DAP मतलब तरल संयंत्र ये कहाँ पे लगा है? गांधी धाम गुजरात में इस संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क तो तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नियंत्रण रेखा LOC के पास भारत का पहला डाकघर बनाया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में कुपवाड़ा जिले में। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निवेशक सारथी बैन ये क्या है? तो विधि विनिर्माता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा सैन्य सेवा केंद्र द्वारा नई दिल्ली NCR में लॉन्च किया गया है इसको। तो इसकी थीम क्या थी? अज्ञानता से वित्तीय स्वतंत्रता तक। नेक्स्ट चलते हैं, संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान ये कहाँ पे? ये नई दिल्ली में इसका अभियान का उद्घाटन किया गया है। इसका मकसद क्या है? भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भू संपत्तियों के डिजिटलीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती की क्या है? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO और नवर्स एजुटेक के सहयोग से लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश भर के स्कूली छात्रों के बीच में नवाचार को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं, एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? तो एयर इंडिया का टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया का नया लोगो है दी विस्ता। यह लोगो रीब्रांड किया गया है। क्या नाम है? दी विस्ता। महाराजा आइकॉन एयर इंडिया का शुभंकर बनाया गया है। पारदीप बंदरगाह प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा स्थित बंदरगाह प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष में सबसे तेजी से 50.16 मिलियन हैट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष कपड़ा और शिल्प का भंडार ये देख लेते हैं। इसके लिए ई-पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो ई-पोर्टल राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। तो इसके द्वारा ये अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में इस पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की समितियों के वैध जमाकर्ताओं को धनराशि हस्तांतरित करने की शुरुआत की गई है। तो इसमें जो 112 लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। अब इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए 45 दिन में वैध जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। बाकी देख लेते हैं, राजमार्ग यात्रा क्या है? तो ये भारतीय राज्य राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा
राष्ट्रीय राजमार्ग ये उपयोगकर्ताओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध इस नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टडी इन इंडिया ये क्या है, पोर्टल है। तो इसको जो धर्मेंद्र प्रधान एवं जयशंकर द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो ये पोर्टल एक वन स्टॉप पोर्टल है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा को सरल बनाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, GST-24 उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है, डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सेवा प्रदाता टाटा प्ले द्वारा इस उपग्रह से टेलीविजन चैनलों को प्रसारण प्रारंभ किया गया है। तो इसके लिए क्या है, इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा प्ले के साथ में साझेदारी की है। नेक्स्ट चलते हैं, उल्लास क्या है, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में इस भारत मंडप में इस प्रतीक चिन्ह लोगों द्वारा नारा स्लोगन जन जन साक्षर मोबाइल ऐप एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। उल्लास क्या है, देखिए उल्लास का पूरा मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो मोबाइल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, RECEIC, तो क्या है, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमिक इंडस्ट्री कोलिशन। तो ये क्या है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा चेन्नई में आयोजित चौथे पर्यावरणीय और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संकल्पित इस उद्योग संचालन का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था के तौर तरीके को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, निराक्षर क्या है। तो भारत में अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन UAV लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और ये MSME इकाई AEPL ने संयुक्त रूप से इसको AUV को विकसित किया है। तो इसका नाम क्या है, निराक्षर इसका नाम है। नेक्स्ट लास्ट है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा हमलों के खिलाफ सुरक्षा हेतु माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो ये क्या नाम है इसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये पूरा करंट अफेयर हमने कवर किया है। लास्ट और वीडियो आएगी उसमें खेल परिदृश्य से कवर किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।